नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल। नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत शामिल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचिन में आईएनएस विक्रांत को देश को समर्पित कर दिया। कोचिन शिपयार्ड पर तैयार किए गए इस विमान वाहन पोत के निर्माण में 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने से कोचिन शिपयार्ड के शेयर में 4% तक तेजी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है और आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है, देश में एक नए भरोसे को पैदा कर दिया है। एक छोटा विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। आज यहां केरला के समुद्री तट पर भारत का हर भारतवासी एक नए के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं। आज और वहीं मंगलुरु में पीएम मोदी की भव्य रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान बीजेपी समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। ये तस्वीरें हम आपको आज की उनकी दौरे की दिखा रहे हैं, जहां पर मंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली निकली उसमें लाखों लोग जुड़े और सभी ने मोदी मोदी के नारे लगाए। अब दिल्ली से अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण कानून वाली पीआईएल मंजूर कर ली है। अखिल भारतीय संत समिति ने ये पीआईएल दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय को नोटिस भेजा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर अगले माह सुनवाई करेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे, जनसंख्या नियंत्रण कानून, इसको लेकर के तमाम लड़ाइयां लड़ी गई है, अपनी बातों को रखा गया है, मतभेद भी देखे गए और इसी के साथ साथ सभी के अपने अपने विचार भी देखे गए। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था, ये सभी को जानने की इच्छा थी और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण वाली पीआईएल याचिका को मंजूर कर लिया है। अखिल भारतीय संत समिति ने ये पीआईएल दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय को नोटिस भेजा है। अब आगे की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, ये
हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर अगले माह सुनवाई इस पर करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण कानून वाली पीआईएल मंजूर कर ली है। अब इससे आगे क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी ये जानना बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन आज के समय में जनसंख्या नियंत्रण कानून पास होना बहुत ज्यादा जरूरी था। और इसी के साथ साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया गया है। जिस तरह से नोटिस अलग अलग विभागों को जारी किए गए हैं, आगे क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट याचिका पर अगले माह सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण वाली पीआईएल मंजूर की है और इस पीआईएल पर आगे क्या सुनवाई होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज के समय में बहुत से ऐसे संगठन हैं जो मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है भारत की और वो बहुत से देशों को पीछे भी छोड़ रही है, तो ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय भी है। और इसी के साथ साथ जो तमाम चिंतन करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो कम पड़ रहे हैं और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो रिसोर्सेज सभी को इजीली मिल जाएं, इसके लिए हम सभी को आगे बढ़ना होगा, जनसंख्या को कम करना होगा और एक घर में केवल 2 बच्चे ही हो वही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पीयूष तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, पीआईएल तो मंजूर हो गई है अखिल भारतीय संत समिति की ओर से जो दाखिल की गई थी, लेकिन अब इस पर फैसला आना बाकी है, सुनवाई पहले होगी, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग लगातार उठ रही थी, कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहले भी डाली गई थी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर एक नोटिस जारी किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है वो स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती ने दाखिल की है और साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को पुरानी जितनी भी लंबित याचिकाएं हैं जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी हुई उसके साथ टैग किया है। यानी कि अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर किसी भी मामले में सुनवाई होती है तो इस जो याचिका नई डाली गई है, दाखिल की गई है जितेंद्र नंद सरस्वती द्वारा, उसके साथ ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उसी सुनवाई के दौरान ये भी सुनवाई होगी। ठीक है पीयूष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और दिल्ली से ही अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी है। तीस्ता महिला है, 2 महीने से जेल में है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। 7 दिन तक पूछताछ हो चुकी है। तीस्ता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का भी निर्देश दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की हैं तीस्ता सीतलवाड़ पूरे मामले में, और वो टिप्पणियां हम आपको इसमें से जो मुख्य बिंदु है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और तीस्ता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। और दिल्ली से अगली बड़ी खबर, संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गुजरात के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट डीजी वंजारा ने ये याचिका दाखिल की थी। संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई गई है। एक और बड़ी खबर, संविधान की प्रस्तावना में से शब्द को हटाने की मांग की गई है। सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म शब्द को हटाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर 23 सितंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट मामले में पहले से दायर दूसरी याचिकाओं के साथ सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह याचिका दाखिल की है, जिसमें सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को हटाने की मांग की गई है। ये जो 2 शब्द हैं, इसे शब्दकोश से हटाने की मांग की गई है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय हरियाणा दौरे पर हैं और आज जेपी नड्डा अंबाला के बलाना में मंडल कार्यकर्ताओं से मुलाकात उन्होंने की। माना यह जा रहा है कि बैठक में चुनाव और संगठनात्मक प्रक्रियाओं पर चर्चा हुई है और इसके बाद नड्डा ने कैथल में रैली को संबोधित किया और कहा कि
कि सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूं और अभी तक धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हरियाणा वीरों की भूमि है, किसानों, जवानों और खिलाड़ियों की भूमि हरियाणा है। बीजेपी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी है। श्रीकांत त्यागी की पत्नी से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी है। सर, श्रीकांत त्यागी का मामला जिस तरीके से निकलकर सामने आया था, जिस तरीके से उन्होंने महिला से बदसलूकी की थी, आज जो प्रतिनिधि मंडल है समाजवादी पार्टी की ओर से वो श्रीकांत त्यागी के परिवार वालों से मिलने पहुंचा हुआ था। इस मुलाकात को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर कोई कानून के साथ खिलवाड़ करता है या किसी महिला के साथ बदतमीजी या किसी पुरुष के साथ बदतमीजी, झगड़ा, गाली गलौज, बदतमीजी करता है और योगी जी की सरकार कार्रवाई कर रही है, उनके परिजनों से या उनकी पत्नी से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मिलने का जाने का मतलब है कि वो अपराध को बढ़ावा देने का और अपराध को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। इससे उनका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि इस घटना से और ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को होगा और अखिलेश जी का जो ट्रेडिशनल वोट है वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र होगा। सर, शैलेंद्र कुमार है, नोएडा महानगर के उपाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी से, उन्होंने भी अपने दायित्व को छोड़ दिया है, समाजवादी पार्टी के उस पद को छोड़ दिया है और इसी डेलीगेशन को के मिलने की खबरों के बीच उन्होंने इस पद को छोड़ा है और साफ तौर पे उन्होंने पत्र भी लिखा है। आप लोग को लगता है कि अंदरूनी तौर पे भी कहीं ना कहीं अब आवाज़ें उठने लगी है इस मुलाकात के बाद? देखिए, असलियत में अखिलेश यादव जी ने कई एक गलत काम किए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी ये बात आ गई, जो ईमानदार हैं, जो शरीफ हैं, जो लोहिया के विचारों को मानते हैं, उनके दिमाग में बिल्कुल आ गई है कि समाजवादी पार्टी की का नेतृत्व जो अखिलेश यादव जी के हाथ में आ गया है वो गलत हाथ में आ गया है और वो अपराध को बढ़ावा देने का काम और उसका जो है एक नज़ीर आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो त्यागी जी की पत्नी जी से मिलने के लिए जा रहा है, तो उससे साबित हो गया कि वो जो है अपराध करने वाले लोगों को संरक्षण देने का काम करेंगे भविष्य में। उनको केवल वोट से मतलब है, बेहतर कानून व्यवस्था और बेहतर समाज बने, बेहतर एक सुशासन चले, इससे मतलब अखिलेश यादव जी को नहीं है। इसलिए उन्हीं की पार्टी के लोग छोड़ेंगे समाजवादी पार्टी को, बीजेपी को वोट करेंगे। सर, आखिरी सवाल रहेगा मदरसों को लेकर। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी या जितने भी कुछ मुस्लिम संगठन हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो असदुद्दीन ओवैसी ने यह तक कह दिया कि ये एक तरीके से मिनी एनआरसी है। कोई भी शिक्षण संस्थान है, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन कराने में मदरसों को क्या परेशानी? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर मदरसों का सर्वे करा रहे हैं तो इनको खुश होना चाहिए। हमेशा ये कहते कानून का राज हो, कानून का राज हो। ओवैसी जी, आज कानून की बात हो रही है तो अलग हटने लगे। क्या बगैर रजिस्ट्रेशन के किसी संस्था को चलाना उचित है? नहीं है। इसलिए ये कहना चाहिए था ओवैसी को और मौलाना जी को कि भाई रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं है वो करा ले, रजिस्ट्रेशन करा करके मदरसा या संस्था चलाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कोई भी शिक्षण संस्थान हो बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चलना चाहिए और निश्चित तौर पे योगी सरकार के इस फैसले को असदुद्दीन ओवैसी को भी स्वागत करना चाहिए था। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। हमारे साथ चलिए, एक बड़ी खबर की आरोप कर रहे थे तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। बीजेपी अपनी गिरबान में देखे और बीजेपी में आने के बाद सब ईमानदार हो जाते हैं, तो तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी अपने गिरबान में देखे तो बीजेपी में आने के बाद सब ईमानदार हो जाती है, ये तेजस्वी यादव ने कहा। सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला, बीजेपी अपने गिरबान में देखे। और इससे पहले भी ये आरोप लगाया जाता रहा है बीजेपी पर आरएलडी की तरफ से कि कहीं ना कहीं जो तमाम आरोप होते हैं वो बीजेपी में जाने के बाद धुल जाते हैं। बीपीएससी परीक्षा पर बड़ा फैसला आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर
हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें पिछले 2 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को जायज ठहराते हुए बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों की समस्या पर मुख्य सचिव और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पहले की तरह ही ली जाएगी। बिहार के हिस्सा की सूरत अब बदलेगी। इसके लिए नगर परिषद क्षेत्र के 25 योजनाओं का एक साथ शुभारंभ किया गया। विधायक नीतू कुमारी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। नगर विकास एवं आवास विभाग के वित्त आयोग के तहत नगर परिषद की कई योजनाओं को एक साथ भूतल पर उतारने की शुरुआत की गई। नगर के कई रास्ते जहां बारिश में जल जमाव की स्थिति दिखती थी, उसे चिन्हित कर नाली गली को आरसीसी के लिए चिन्हित कर काम शुरू कर दिया गया है। नगर परिषद में नगर परिषद द्वारा कुछ योजनाओं का शिलान्यास किया गया है और यहाँ पर उपस्थित कार्यपालक पदाधिकारी और प्रोफेसर कॉलोनी का सारा जनता है। बहुत लोगों में खुशी है कि विकास की गंगा अब बह चल पड़ी है और जो भी काम होगा सही तरीके से होगा और गुणवत्ता से होगा। मैं सारे प्रोफेसर कॉलोनी के लोगों से कहूँगी कि जो भी काम का कहीं भी लोग का शिकायत मिले तो हमारे फ़ोन पे डायरेक्ट चाहे जिला कार्यपालक अभियंता को डायरेक्ट इसकी शिकायत कर सकते हैं और उसका समाधान भी होगा। जो भी काम होगा बढ़िया होगा और सबके मन से होगा। टोटल राशि 1.5 करोड़। कोई बोल दीजिए मैडम, योजना के टोटल कितना है? 25 योजना है। नगर बिहार में जन अधिकार पार्टी में बढ़हरा विधानसभा के प्रत्याशी रघुपति यादव को पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी में कला संस्कृति प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस मौके पर न्यूज़ 1 इंडिया ने रघुपति यादव से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। मैं लालू जी का दामन नहीं थामूंगा। फिर उनके लड़के तेजस्वी भी बोल दिए थे कि अब डेबिट करवा दूं क्या, कि अब मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। फिर एक साथ हो लिए। देखिए, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब क्या होगा इसका। भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि जंगल राज पार्ट 2 आ चुका है, कहाँ तक सही है? देखिए, गरीबों के लिए, कल्याण के लिए, पूरे जिससे बिहार बचे, जिससे आम आवाम का सम्मान मिले, आम आवाम का काम हो, अगर उसके लिए गठबंधन किया जाता है जरूरत पड़ने पर, तो वो कोई हर्ज नहीं है। विधि मंत्री कैसे बन गए थे? विधि मंत्री कैसे बन गए थे? बनाने से बने थे। तो फिर उनपे तो क्या था, उस दिन सरेंडर करना था और आज सरेंडर करने जा रहे हैं। विधि मंत्री पद से हटा के गन्ना विकास मंत्री बनाया जा रहा है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी बहुत बीजेपी के भी सरकार में इस तरीका का बहुत सारा हुआ है। पिछले आनंद मोहन की कोर्ट में हाजिरी होती है, सरकार बनने के बाद वो घर पे सीधे आ जाते हैं, जनता दरबार लग जाती है। देखिए, आनंद मोहन जी जनता दरबार लगाते हैं ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया ही बहुत कुछ दिखाती है, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट से मीडिया ही घर पे ले गया था क्या? मीडिया कोर्ट से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोर्ट से मीडिया घर पर ले गई थी, लेकिन और भी चीज़ तो मुद्दा है, और भी तो चीज़। मतलब गठबंधन में आने पर 3 बातें सामने आने लगी। नहीं, गठबंधन में आने के बाद पहले तो गठबंधन नहीं था किसी से, उस समय ऐसा नहीं होता था क्या? थे रघुपति जी जाप के हैं, और हालांकि सच्चाई ये भी है कि गरीबों के मसीहा जिस प्रकार पप्पू यादव हैं, उस प्रकार ये अपने भोजपुर के लिए विशेष ध्यान देंगे। इसलिए कि भोजपुर में सबसे ज़्यादा भोजपुरी गानों का लेकर कलाकार उभरते हैं और उनको ये काफ़ी सपोर्ट भी करेंगे। सहयोगी दिलीप के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। इधर बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी की पिटाई को लेकर जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता बबन यादव और प्रदेश महासचिव ब्रिजेश यादव और युवा जिलाध्यक्ष लड्डू यादव से हमारे बिहार ब्यूरो चीफ ने खास बातचीत की। सुनवाते क्या कुछ कहा। तो प्रदेश महासचिव ब्रजेश जी मौजूद है। ब्रजेश जी, जिस प्रकार अभी देखा जा रहा है कि छात्रों के साथ हुआ, फिर कुछ शिक्षकों के साथ भी हुआ, उसके बाद अभी लगातार इस सरकार में जब से गठबंधन में आए हैं नीतीश जी आरजेडी के साथ, तो लगातार मतलब कभी आनंद मोहन का मामला से घिर जा रहे हैं, तो कभी कानून मंत्री वाले मामले से घिर जा रहे हैं। क्या कहेंगे? अभी जो सरकार है, जो लगातार छात्रों पर इस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है, उसके हम लोग खिलाफ हैं कि इस तरीके से छात्रों को पीटना बहुत ही नाजायज़ है। हम लोग हमेशा शुरू से ही छात्र का समर्थन किए हैं, वो शिक्षक के अभ्यर्थी हो या बीपीएससी के अभ्यर्थी हो। हम लोग हमेशा शुरू से जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव हमेशा समर्थन करते आ रहे हैं। उस दिन भी हम लोग का समर्थन था, सभी लगातार पार्टियों का छात्र के हित में। मतलब क्या लग रहा है कि मतलब ये गलत हो रहा है कि या सही हो रहा है? ये तो गलत हो रहा है, जो छात्रों के साथ हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। सरकार को बैठ के जो छात्र नेता हैं, जो छात्र के जो विंग के जो अध्यक्ष हैं,
उनकी बात करनी चाहिए। सरकार के प्रतिनिधि भेजते हैं, उनके प्रतिनिधि से बात, दोनों को प्रतिनिधि से बात करनी चाहिए कि इस पर समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है। तो ये थे ब्रजेश यादव, प्रदेश महासचिव। हमारे साथ युवा जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। क्या लग रहा है कि युवाओं के साथ जो हो रहा है आए दिन शिक्षा को लेकर बिहार में, इस पर क्या कहें? आपको नया दिख रहा है क्या? ये जो सवाल कर रहे हैं, ये हर एक दिन जो भी परीक्षार्थी हो या प्रदर्शनकारी हो, सब पे लाठीचार्ज हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है कि बीपीएससी के केवल छात्रों पर केवल लाठीचार्ज हुआ है। बीपीएससी का हो या सरकार में भ्रष्टाचारी का हो, सरकार में अगर भ्रष्टाचारियों का हो या बीपीएससी का, और किसी चीज़ का अगर मुद्दा उठाते हैं, अगर जाते हैं सरकार के विरोध में, तो सबको लाठी खानी है। उसके लिए जाप क्या कर रहा है? जाप के मतलब आप लोग युवा नेता हैं, आप लोगों को चाहिए कि पहले आप लोगों का समर्थन लेकर या फिर इस तरह का जो धरना प्रदर्शन सरकार के विरोध हो रहा है उसमें जाना चाहिए था। अरे बीपीएससी के जब छात्रों को मार, बीपीएससी का घोटाला यही आरा से हुआ था। का जो घोटाला किया था उसको कहीं नहीं डंडा से पीटा गया। तो फिर उसमें जाप क्या कर रहा था जब जिला से उठा? जिला के आप युवा अध्यक्ष हैं। हम लोग तो आंदोलन किए थे, उसके लिए भी पुतला दहन का काम किए थे हम लोग। तो मतलब क्या मांग होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ऐसा छात्रों के साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसलिए जो भी कार्रवाई हो उचित कार्रवाई हो, और जांच की प्रक्रिया है उसमें जांच विषय बनता है। मतलब ये है कि यहाँ पे जाप के जितने युवा नेता हो, मतलब इसमें जांच होनी चाहिए, जांच के बाद ही कुछ जाकर सरकार को अगला दिशा निर्देश लेना चाहिए। सहयोगी दिलीप के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। तो और इधर बिहार के कटिहार में आचार संहिता उल्लंघन मामले पर उपेंद्र कुशवाहा को न्यायालय में पेश किया गया। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आचार संहिता के 10 साल पुराने मामले में कटिहार कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया के सम्मान में पेश हुए। देखिए, विपक्ष का काम है कुछ कहना, तो इसीलिए कह रहे हैं। अपने गिरबान में उनको भी झांकना चाहिए। बाकी जो बिहार से बाहर के राज्य हैं, कैसे कैसे लोग वहाँ मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश और भी दूसरे राज्यों में, सब लोगों को मालूम है। विपक्ष को जो जनता का मुद्दा जिन्यून है, उन मुद्दों को अगर विपक्ष उठावे तो अच्छी बात है। लेकिन अब अनर्गल बात करनी है तो कुछ भी बोल रहे हैं, तो उनको मालूम होना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले तक सरकार में शामिल थे, और नीतीश कुमार जी के बारे में जो कहते थे वो आज भी सच है। नीतीश कुमार जी के रहते कानून का शासन चलेगा। कोई व्यक्ति कहीं आ भी गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानून के अनुसार ही हर चीज़ यहाँ होगी, सरकार भी कानून के अनुसार चलेगी, हर तरह से व्यवस्था उसी रूप में चलेगी। तो विपक्ष के लोग जो कुछ कहें उससे क्या फर्क पड़ता है। कटिहार के मंडल कारागार में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिला अधिकारी उदयन मिश्र, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने 1200 कैदियों की समस्याओं को बारी बारी से सुना। आज जनता दरबार और जेल का इंस्पेक्शन दोनों किया गया है मेरे द्वारा। जो मुख्य बातें जनता दरबार में आई, जेल एडमिनिस्ट्रेशन के विरुद्ध कोई गंभीर आरोप नहीं थे। इसमें मुख्यतः साफ़ सफाई और जो जेल के अंदर हॉस्पिटल है उसमें जो बृहद बीमारियां होती हैं, लघु बीमारियों का इलाज हो जाता है, लेकिन बृहद बीमारियों के इलाज की पूर्ण व्यवस्था के लिए कई लोगों ने अनुरोध किया है। नॉर्मल दवाएं उपलब्ध है, लेकिन कई लोगों को जैसे साइकेट्री इत्यादि से संबंधित कोई स्पेशल दवा की आवश्यकता होती है, उसके लिए उन लोगों ने अनुरोध किया है। कुछ लोगों ने बाथरूम की कमी होने के लिए और एक्स्ट्रा बाथरूम के लिए पेयजल की शुद्धता के बारे में कुछ लोगों ने कहा है। तो जितनी भी समस्याएं हैं। बिहार के सुपौल में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने लूटी हुई 4 बाइकें और 2 पिस्टल समेत 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अपराधी बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे और लोगों को तमंचे के बल पर लूटकर बाइक से फरार हो जाते थे। बिहार के पूर्णिया में प्रमंडलीय आयुक्त ने किशनगंज का स्थापना प्रशाखा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने कार्यालय के सभी दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान स्थापना प्रशाखा के अधिकारी को फटकार लगाते हुए कार्यालय का विस्तार करने और स्थानांतरित कर्मियों को एक स्थान से विस्तारित करने के निर्देश दिए गए।
महाराष्ट्र के पुणे में गणपति उत्सव का एक अलग ही महत्व होता है। साल 1982 में पुणे के भाऊ रंगारी ने पहली सार्वजनिक गणपति की पुणे से शुरुआत की थी, जिसको देखते हुए कई मंडल सामने आए। वहीं पुणे में 3600 से ज्यादा मंडल है जो गणपति बिठाते हैं। 10 दिन तक चलने वाला ये उत्सव देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और इस मंडल की ओर से पूरे साल तक कई सामाजिक काम किए जाते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने श्रीमंत दगुडशेठ गणपति के दर्शन कर गणराय की आरती की। गणपति ट्रस्ट के तरुण मंडल ने उन्हें महावस्त्र बैज ऑफ ऑनर से सम्मानित किया और इस मौके पर नितिन गडकरी ने फेस्टिवल हॉल में मौजूद महाराष्ट्र के वारकारी के साथ रामकृष्ण हरि का जाप भी किया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।